स्टैट्स की जो डेफिनेशन है इसको डिफाइन करें तो स्टैट्स में जो की पॉइंट है, की टर्म्स है, वो क्या है? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड किसकी? डाटा की। ठीक है, स्टैट्स हमें सिखाती है कि आप डाटा को किस तरीके से कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद उस डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, देन एनालाइज करेंगे, उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे। सही है? अब वो डाटा, डाटा किसको बोलते हैं? डाटा का वर्ड हमने बहुत ज्यादा सुना है। सही, डाटा होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, किसी भी चीज की आप कलेक्शन कर रहे हैं, या वो नंबर्स हैं, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, या फिर सिर्फ डिजिट्स हैं, या किसी के एड्रेस हैं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, या हाइट है, ठीक है, या पॉपुलेशन है, तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है डाटा की। सही, और स्टैटिस्टिक्स ऐसी फील्ड है, चाहे कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, या आर्ट्स का स्टूडेंट है, किसी भी फील्ड का स्टूडेंट है, स्टैट जरूर पढ़ेगा। ठीक है, स्टैट्स का इतना ज्यादा स्कोप है कि अब जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री मेडिकल वो क्या बोलते हैं, कॉमर्स वाले का केमिस्ट्री से कोई काम नहीं। ठीक है, और इसी तरीके से क्या बोलते हैं, बायोलॉजी का कॉमर्स वाले से कोई काम नहीं है। लेकिन स्टैट्स ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री वाला भी स्टैट्स पढ़ेगा। ठीक है, केमिस्ट्री वाले को भी स्टैट्स पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई बीएस केमिस्ट्री में कर रहा है या बीएससी केमिस्ट्री में कर रहा है तो उसको भी स्टैट्स पढ़नी पड़ेगी। इसी तरीके से बीएससी कोई बायोलॉजी में कर रहा है, सही, जोलॉजी या बॉटनी में कर रहा है, उसको भी क्या करनी पड़ेगी? स्टैट्स पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी? क्योंकि भाई देखो, हर हर फील्ड में डाटा इन्वॉल्व होता है। सही, हर फील्ड में डाटा तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना। जहाँ डाटा होगा वहाँ स्टैट्स होगी, क्योंकि डाटा आपको किस तरीके से कलेक्ट करना है और डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये आपको स्टैट्स ही सिखा सकती है। और डाटा को रीड कैसे करना है, मतलब एनालाइज कैसे करना है, ऑब्जर्व कैसे करना है, और उसके बाद फाइनली उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। अच्छा, स्टैट्स की मैं बहुत अच्छी एग्जांपल, अगर आप अभी हम यहाँ पर थोड़ी सी एग्जांपल वगैरह डिस्कस कर लेते हैं स्टैट्स की एप्लीकेशंस या स्कोप ऑफ स्टैट्स के बारे में अगर हम देखें, तो अगर हमें किसी भी, फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट की या किसी भी कह लें कि किसी भी ऑपरेशन की रिलायबिलिटी को चेक करना है कि ये ऑपरेशन रिलायबल है या नहीं है, या किसी शख्स की या किसी बैट्समैन की, अगर हम क्रिकेट की तरफ आ जाए तो किसी बैट्समैन की रिलायबिलिटी को चेक करना है कि ये बैट्समैन रिलायबल है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उसकी एवरेज को चेक करते हैं कि ये कितने हर मैच में एवरेज कितना स्कोर करता है। अब जैसे हम शाहिद अफरीदी की एग्जांपल लें, तो शाहिद अफरीदी का एवरेज स्कोर आता है कि वो 18-20 रन करेगा हर मैच में। सही, और उसका स्ट्राइक रेट अगरचे बहुत ज़्यादा होता है। सही, लेकिन उसका जो एवरेज है वो 18-20 आ रहा होता है। वही 18-20 आप इससे क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये बंदा रिलायबल नहीं है, ये 18-20 भी करेगा ये भी कंफर्म नहीं है। इसके मुकाबले में अगर हम यूनुस खान की या मिसबा की एवरेज देखेंगे तो उनका एवरेज अच्छा है, मतलब ये कुछ भी करके 40-35 रन जो है ना वो करके जाएंगे। तो ऐसे बंदे पर हम क्या कर सकते हैं? रिलाय कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से इसकी एप्लीकेशन और एक और फील्ड में भी हम देख सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में हम शेयर्स की परचेजिंग कर रहे हैं, सही, तो हम शेयर्स की परचेजिंग उन शेयर्स को परचेज करेंगे या उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करेंगे जिनके शेयर्स जो हैं वो ज्यादा स्टेबल हो, जिनकी मार्केट वैल्यू क्या है? स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए किसी भी कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस, शेयर प्राइस, क्योंकि सारा मैटर तो करता है प्राइस, क्योंकि आप जिस प्राइस में आज खरीद रहे हो कल वही प्राइस जो है अगर फौरन से गिर जाएगी तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मार्केट में आपने जो शेयर आपने 50 रुपए का शेयर आपने खरीदा था, अगर वो नेक्स्ट डे वही शेयर जो है वो 25 रुपए पे आ जाता है तो आपको तो एक तरह से दिवालिया निकल गया। ठीक है, क्योंकि आप एक शेयर तो खरीदते नहीं हो, आप पूरा स्टॉक खरीदते हो। सही, तो आप जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो वहां पर जो शेयर्स होते हैं उनकी रिलायबिलिटी चेक करते हो, और रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? उस शेयर की प्राइस का लास्ट जो उसका डाटा होता है, लास्ट ईयर में उसने कैसा परफॉर्म करा था, उसके प्राइस में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ था, सही, कितनी ज़्यादा अप डाउन हुआ था, उसको हम चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए जो टूल हम इस्तेमाल करेंगे वो स्टैट्स देगा। जैसे एवरेज का निकालना, हम मीन निकालते हैं, मीन एक टूल है। ठीक है, मीन जो हम निकाल रहे हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं, उसका हम अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। तो जो हम मीन निकाल रहे हैं वो क्या है? वो अर्थमेटिक, वो स्टैटिस्टिक्स का क्या है? टूल है। वो मीन आपको बताता है, वो एवरेज आपको बताती है कि ये
डाटा रिलायबल है या नहीं है, या अपने मीन पॉइंट से अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, आपको याद होगा मैट्रिक में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था या वेरिएंस हम निकालते थे। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि कोई भी वैल्यू अपने सेंटर पॉइंट से कितना ज्यादा राइट और लेफ्ट पे डेविएट कर सकती है। सही। तो अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे, उसके शेयर की प्राइसेस को लेंगे और जो लास्ट ईयर रही थी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से हमें पता लग जाएगा कि ये अपने सेंटर पॉइंट से जो इसकी एवरेज वैल्यू है उससे कितना ज्यादा क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, हमें आइडिया हो जाएगा। और उससे हमें फिर ये भी अंदाजा हो जाएगा कि ये रिलायबल है या नहीं है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। जी जी आ रही है सर। ओके। अच्छा, स्टैट्स में मैंने कहा कि हमने ये 4 काम परफॉर्म करने हैं। डाटा को कलेक्ट किस तरीके से करना है, डाटा की प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है। अच्छा, प्रेजेंटेशन डाटा फॉर एग्जांपल हम मैं इसी डेफिनेशन पे आ जाता हूँ। मैंने कहा मुझे एक रूम में चेयर्स को क्या करना है, कलेक्ट करना है। अब मैंने एक शख्स को कह दिया, उसने वो काम कर दिया, रूम में जाके चेयर्स क्या कर दी, रख दी। अब डिफरेंट कलर की चेयर्स थी, सही है, उसने सारी चेयर्स मिक्स करके रख दी। तो अब ये कलेक्शन तो हो गई, लेकिन अभी ये प्रेजेंट नहीं हो सकी क्योंकि मैं काउंट नहीं से कर सकता। हो सकता है रेड और ग्रीन चेयर्स थी, तो अब मुझे नहीं पता लग रहा है इसमें से रेड कितनी है और ग्रीन कितनी है। तो मैंने कहा भाई इसको ऑर्डर में रखो। ये जो ऑर्डर में रखना है ये एक तरह से क्या है, प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी डाटा को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दो कि कोई भी शख्स उसको एक नज़र में देखे और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर ले, इंफॉर्मेशन हासिल कर ले। जैसे किसी भी, अगर हम क्रिकेट के हिसाब से देखें, क्योंकि मैं ज़्यादा क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता हूँ तो मुझे उसी की एग्जाम्पल बार बार जहन में आएगी। किसी भी बैट्समैन का अगर हम की परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम देखना चाहते हैं तो सिंपल हमारे सामने एवरेज, उसका स्ट्राइक रेट और उसकी इकोनॉमी, बॉलर है तो उसकी इकोनॉमी भी आ जाएगी, ठीक है, और उसने कितनी हंड्रेड्स बनाई है। तो ये सब कहाँ से आया उनके पास, उन्होंने रिकॉर्ड, डाटा एक रिकॉर्ड करा हुआ था, उससे उन्होंने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अक्सर हम देखते हैं मैच के दौरान कुछ ग्राफ्स बने हुए आ रहे होते हैं, वो ग्राफ्स क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। सही है। वो ग्राफ, जिसको ग्राफ बनाने भी नहीं आता लेकिन वो ग्राफ को देख के क्या करता है, पहचान लेता है। वो हिस्टोग्राफ, अगर आप लोग सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के, तो हिस्टोग्राम हमने जब बनाया भी नहीं था उससे पहले हम देख चुके थे अपनी लाइफ में। सही, अगर आपको याद था, बार बार स्ट्रेट बार बन रहे होते थे। सही, जब मैच आ रहा होता, भाई इस ओवर में इतना रन बन गया, इस ओवर में इतना रन बन गया, इस ओवर में इतना रन बन गया। अब ये ग्राफ हमारे सामने होता था और हम उसमें से इंफॉर्मेशन अपनी आराम से कलेक्ट कर लेते थे। सही। लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, उस वक्त तक हमने हिस्टोग्राम बनाया नहीं था। लेकिन ऐसा था कि ऐसे प्रेजेंट हो चुका था कि हम जो अननोन है, एक लेमैन है, उस वक्त हम तो उस ग्राफ के लिए हम तो एक लेमैन थे ना, क्योंकि हमने तो वो चीज़ पढ़ी नहीं थी। लेकिन वो देख के, वो पिक्चर को देख के हम क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे आराम से, हमें पढ़ने में आ रहा था, समझ में आ रही थी कि किस ओवर में हमारे साथ जो है ज़्यादा विकेटें गिर गई हैं, पावर प्ले में हमारी ज़्यादा विकेटें गिर गई हैं, या इस तरीके से। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का आसान लफ्ज़ों में मतलब ये कि डाटा को आप इस तरीके से प्रेजेंट कर दो कि कोई भी शख्स जो भी ऑब्जर्व कर रहा है उस डाटा को, वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्या कर ले, हासिल कर ले। अच्छा, डाटा को एनालाइज करना, जब हम डाटा को प्रेजेंट कर लेते हैं तो डाटा को क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने के बाद कोई ना कोई नतीजे पे पहुंचते हैं, रिजल्ट पे पहुंचते हैं, उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। सही। तो ये तो हो गई हमारी स्टैट्स की डेफिनेशन। सही। तो आगे जाते हैं हम, क्योंकि हमने कहा कि स्टैट्स में हमें ये 4 काम परफॉर्म करने हैं। सही, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो हम कलेक्शन ऑफ डाटा की तरफ आते हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास हेड है टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा भी कह सकते हैं हम इसको, कलेक्शन ऑफ डाटा भी है हमारी तरफ से। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ डाटा है, ठीक है, एक है प्राइमरी डाटा और एक है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा उस डाटा को कहते हैं जो कि फर्स्ट हैंड कलेक्टेड होता है, ठीक है, जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया वो हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी डाटा की। फॉर एग्जांपल, इसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी जो सेंसस डिपार्टमेंट है, मतलब जो इदारा मर्दमशुमारी करता है, वो घर घर जाता है और इंडिविजुअल्स की क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेके आता है, भाई इस घर में इतने लोग रहते हैं। सही। मुल्क, अब ये जो आबादी की हम पॉपुलेशन मालूम करने की हम मर्दमशुमारी करवाते हैं,
सही। तो ये क्या है, फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डाटा है। सही। एक एक घर पे जा रहे हैं और खुद जाके उसको ओरिजिनल फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं, भाई इस घर में इतने हम अब्बा रहते हैं और इनके इतने बच्चे हैं, ये सारा हमारे पास फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डाटा होता है। सही। अच्छा, अब वही कलेक्टेड डाटा प्लानिंग डिपार्टमेंट वालों को चाहिए, तो अब वो दोबारा से मर्दमशुमारी थोड़ी करेंगे, वो क्या करेंगे, सेंसस डिपार्टमेंट में कॉल करेंगे और उनसे पूछेंगे भाई फलान डिस्ट्रिक्ट में कितने घर हैं और वहां पर आबादी कितनी है। ठीक है। तो अब ये जो सेंसस प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास डाटा आया है, इस डाटा को कहेंगे सेकेंडरी डाटा। सही। इसको हम कहते हैं सेकेंड हैंड कलेक्टेड डाटा कहते हैं। सही। those data which are used in an investigation which have been originally collected by someone else। अच्छा, ये जो मैंने स्लाइड्स आपके सामने शो कर रहा होता हूँ, आपके पास जब ये स्लाइड आए तो आप एक काम करा करो, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिया करो। सही। उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी कि अगर आपको नोट डाउन करना है कुछ, तो वो आप आराम से नोट कर सकोगे आराम से बैठ के। बाद में अभी सिर्फ लेक्चर सुनते रहो, बाद में जब नोट करना हो तो नोट कर लेना। सही। अच्छा, जब हम वही बात है कि जब एक्चुअल क्वेश्चंस वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ वीडियो लेक्चर के थ्रू क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, कंटिन्यू हो गई है। आप लोग को अब आवाज़ आ रही है? असल मेरा खुद का नेट डीसी हो गया था बीच में। यस, आप लोग को आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो फर्स्ट हैंड कलेक्टेड होता है वो प्राइमरी डेटा होता है, और सेकेंड जो यूजर्स होते हैं उसके, वो सेकेंडरी डेटा होता है। सही। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में भी, डाटा इज प्राइमरी टू द कलेक्टर। जो शख्स डाटा को कलेक्ट करता है उसके लिए क्या होता है, प्राइमरी होता है, और सेकेंडरी होता है जो उसको यूज कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। इसमें डाटा हमारे पास, डाटा को फर्दर क्लासिफाइड डिफरेंट कैटेगरीज में हम कर सकते हैं। एक सेकंड। अच्छा, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कहते हैं हर वो फैक्टर जो क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस और इंडिविजुअल। ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ जो टाइम के हिसाब से या प्लेस के हिसाब से या इंडिविजुअल्स के हिसाब से अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वेरिएबल कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूस वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूं, तो डिस्क्रीट में हम नॉर्मली होल नंबर्स में डाटा को क्या कर रहे होते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज जो हैं वो होल नंबर्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, तो फैमिली मेम्बर्स की जो तादाद है वो 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी या 7 या 8 होगी। सही है। आप ऐसे नहीं बोल सकते 2.5 नहीं हो सकते, 2.7563 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सही। तो जो डाटा होल नंबर्स में हमारे पास होता है और यहाँ पर कोई डेफिनेट गैप होता है किसी भी दो नंबर्स के दरमियान, जैसे 1 और 2 के दरमियान एक गैप है, एक क्लियर गैप है 1 और 2 के दरमियान। सही। इसमें 3 और 4 के दरमियान एक क्लियर गैप है। सही, पूरा 1 का गैप है। सही। इसी तरीके से जो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं वो सिर्फ होल नंबर्स में हमारे पास आती हैं। सही। और जो कंटिन्यूस वेरिएबल है वो कंटिन्यू क्या करता है, वेरी करता है। जैसे टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर कंटिन्यू क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। सही। इसी तरीके से हाइट ऑफ अ पर्सन, जो किसी भी शख्स की हाइट है वो क्या कर रही है, कंटिन्यू वेरी करती है। कैसे, अच्छा 5.6 भी हो सकती है, 5.62 भी हो सकती है, ठीक है, या 5 भी हो सकती है, 5.1 भी हो सकती है, मतलब डेसिमल में भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। ठीक है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को?
डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल समझ में आ गया आप लोगों को? डाटा हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में भी हो सकता है और डाटा हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकता है, सही? ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखें, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये भी बात हमारे पास पहले भी आई थी कि जो भी हमारे पास कलेक्टेड डाटा है उसको आप इस तरीके से पेश कर दो कि वो कम टाइम में, कोई भी शख्स किसी भी कम टाइम में, मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर ले, इंफॉर्मेशन हासिल कर ले। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की यही डेफिनेशन है, टू पुट द कलेक्टेड डाटा इन सच अ वे दैट वन कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम। कोई भी शख्स कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर ले, ये कहलाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अच्छा, प्रेजेंटेशन, हम किसी भी डाटा की प्रेजेंटेशन दो तरीके से की जा सकती है। एक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक है ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है? अच्छा, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने अभी स्टार्टिंग के स्लाइड्स टॉपिक करवाए हैं वो इंक्लूड है। और फर्स्ट चैप्टर में डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी और डाटा की ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी, इसको डिस्कस किया गया है, सही? तो हो सकता है कल की क्लास में भी, कल की क्लास और लगेगी तो हमारा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसको कवर हो जाएगा, सही? तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के बुक अपने पास ना कल तक परचेज कर लें, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि बुक के जो हेड्स हैं वहीं से आपको ये टॉपिक कवर करवा दूँ, क्योंकि बीकॉम लेवल पर फर्स्ट चैप्टर में से हमारे पास कोई सवाल नहीं आता। ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं जो हम इंटर में इसको कवर करके आ रहे होते हैं, सही? तो कल हमारी कोशिश होगी कि यूनिट 1 को कंप्लीट कर लें, सही है? और यूनिट 1 ये उस वक्त कंप्लीट हो सकेगा कि अगर आप लोग अपने सामने बुक्स रख लेंगे। स्टैट्स के चैप्टर में कहा से 13 या 14 चैप्टर्स हैं इसमें। बुक के राइटर का नाम है शाहिद जमाल। शाहिद जमाल की बीकॉम की स्टैट्स की बुक खरीद लें, ठीक है? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो न्यूमेरिकल्स उस बुक में जो बुक के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको बुक के एंड में भी मिल जाएंगे, खाली आंसर्स नहीं है, कंप्लीट सॉल्यूशन भी मौजूद है। मैंने खुद भी अपने टाइम पर जब बीकॉम किया था और इस बुक से खुद तैयारी करी थी मैंने, तो बहुत ज़्यादा इस बुक ने मुझे हेल्प करी थी। और अल्लाह के फजल से स्टैट्स में मेरे 99 मार्क्स आए थे बीकॉम की। और बहुत आसान सब्जेक्ट है, जिनकी थोड़ी बहुत भी मैथ्स अगर अच्छी है ना तो स्टैट्स में आराम से आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन वही बात है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे कम टाइम में, मतलब 3 घंटे में इतना बड़ा पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो 3 घंटे में पेपर, क्या मैं बोलता हूँ 2.5 घंटे में पेपर हो जाता है, क्योंकि मेरा पेपर 2.5 घंटे में ये कवर हो गया था। और मतलब बहुत रिलैक्स, क्योंकि मुझे, मेरे जहन में जिस वक्त मैं पेपर कर रहा था तो मेरे जहन में ये था कि टाइम कम है, मतलब सही तरीके से, मतलब सर झुका के पेपर करना है, क्योंकि पेपर में अल्लाह का शुक्र है वो जो चीज़ें आई हुई थी, जो टॉपिक्स वो तकरीबन सभी आते थे। तो मैंने करना शुरू करा और नॉन स्टॉप जब मैं करता रहा तो 2.5 घंटे में पेपर हो चुका था कंप्लीट। सेक्शन ए बी सी तीनों ही हो गए थे। तो बात ये है कि, लेकिन उसके लिए सच्ची बात ये भी है कि मैंने प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करी थी। पूरे पूरे एक एक चैप्टर के असाइनमेंट्स बनाए थे और पास पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करा था। जब तक आप पास पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके पास जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सही? तो हमारी कोशिश होगी आप तो एक पास पेपर अपने पास खरीद लें और क्या बोलते हैं शाहिद जमाल की बुक खरीद लें, तो हमारा स्टैट्स का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। बाकी बिजनेस मैथ्स का जहाँ तक बात है तो वो हम आपको लेक्चर्स करवाएंगे तो उसी में टॉपिक कवर हो जाएगा। पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं वो करवा देंगे। मैट्रिसेस का टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डिफरेंशिएशन है, वो वहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अगर हमारे पास रॉ डाटा मौजूद है, रॉ डाटा से मुराद, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास में स्टूडेंट 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स के मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं वो डाटा हमारे पास आ जाता है। तो ये एक तरह से रॉ डाटा है।
अब 50 स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास आ गया। अब इस डाटा को स्टडी करना है कि भाई इसमें सबसे हाईएस्ट कितने स्कोर करा है, मिनिमम कितने स्कोर करा है, ठीक है, ज़्यादातर बच्चों ने कितने मार्क्स हासिल करे हैं, ठीक है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास हुए हैं और कितने परसेंट स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उस वक्त हासिल हो सकती है जब हम डाटा को किसी न किसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे या उसको प्रेजेंट करेंगे सही तरीके से। अगर रैंडम मैं आपके सामने 50 स्टूडेंट्स का डाटा रख दूंगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसमें पिक करना कि भाई मिनिमम सबसे कम किसके हैं और क्या सबसे ज़्यादा किसके हैं, या पास कितने हुए हैं, फेल कितने हुए हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि हम उस डाटा की क्या कर लें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। सही। एक तरीका ये भी हो सकता है हम उसका एरे बना लें। एरे बनाने का मतलब है कि डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर दें, अरेंज कर दें। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा भाई सबसे कम कितना है और सबसे ज़्यादा कितना है। सही। और ये भी पता लग जाएगा कि कितने नंबर कहाँ पर वैल्यूज जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में करने से। ये भी एक तरह से अरेंजमेंट है ना डाटा की। और या फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से कर रहे होते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लासेस, आपको डाटा की जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात हो रही है यहाँ पर अभी। सही। कितनी क्लासेस आपको बनानी है पहले वो डिटरमाइन करो। हर क्लास की अपनी विड्थ डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, ये बात, ये सारे स्टेप्स आपको याद कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। थ्योरी का आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा वो। ये सिर्फ आप लोगों ने क्या बोलते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिमाग में रखना है। मतलब जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना शुरू करेंगे तो ये पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए कि सबसे पहले नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करो, क्लास की विड्थ मालूम करो। विड्थ मालूम करने का मतलब है क्लास का साइज मालूम करो कि एक क्लास में कितने एलिमेंट्स आएंगे या कितने नंबर्स आएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करो, ठीक है। डिसाइडिंग द नेचर ऑफ क्लासेस, अब आपने कंटिन्यू क्लास इंटरवल बना कंटिन्यू डाटा रखना है या डिसकंटिन्यू रखना है। सही। डिटरमाइन द रिमेनिंग क्लासेस, जब आपने एक क्लास फॉर्म कर ली उसके बाद रिमेनिंग क्लासेस फॉर्म करेंगे। रिमेनिंग क्लासेस फॉर्म करने के लिए उतनी वैल्यू को बार बार ऐड करते रहेंगे तो नई क्लास फॉर्म होती रहेगी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट द डाटा एंड टोटल फ्रीक्वेंसी कॉलम। सही। डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल आ रहा है उसको टोटल कर लो। अच्छा, लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये मैंने आपकी बुक से पिक्चर ली है, ठीक है। शाहिद जमाल की बुक की एक पिक्चर, एक एग्जाम्पल आपके सामने दिखा रहा हूँ। बहुत आसान सी एग्जाम्पल है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी भी होगी। जैसे हमारे पास ये देखें, एक रैंडम डाटा है हमारे पास ये। सही। रॉ डाटा दिया हुआ, अब इसमें कौन सी वैल्यू मिनिमम है कौन सी मैक्सिमम है एक मुश्किल काम है। सही। इन्होंने बता दिया 65 स्टूडेंट्स का ये डाटा है। सही। क्लासीफाई द अबव डाटा टेकिंग एन इंटरवल ऑफ 5 मार्क्स। इंटरवल ऑफ 5 मार्क्स का मतलब है कि आपने क्लास का साइज कितना रखना है, 5 रखना है। साइज ऑफ क्लास इसने पहले से बता दिया आपको। सही। हमने कहा भाई मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है 72। देखा होगा, लाजमी बात है, सर्च करा होगा जिसने भी सॉल्व करा है। 72 यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी है 26। और विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल कितना है 5, जो कि सवाल में गिवन था। अब इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 26 है। सही। तो जरूरी नहीं है कि मैं 20 मिनिमम वैल्यू जो डाटा की वहीं से अपना क्लास इंटरवल शुरू करूँ। मैं अपनी आसानी के लिए 25 से शुरू कर लेता हूँ। सही। तो हमने डिसाइड कर लिया 25 से शुरू कर रहे हैं। और साइज ऑफ डाटा इंटरवल कितना है ना 5। तो 25 से लेकर 29 तक 5 हो गए। 25, 26, 27, 28, 29, 5 एलिमेंट हो गए, 5 नंबर्स आ गए, तो इनका एक ग्रुप बन गया, एक इंटरवल बन गया। तो इसी तरीके से हमने नेक्स्ट जो इंटरवल स्टार्ट करा वो 30 से स्टार्ट करा। इस बात का मतलब ये है कि हम डिसकंटिन्यू डाटा बनाने जा रहे हैं, क्योंकि एक इंटरवल जहां पर एंड हो गया, अगला इंटरवल नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा है। सही। तो ये हो गया हमारे पास क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यू डाटा। अब 30, 31, 32, 33, 34, ये 5 एलिमेंट हो गए। सही। इस तरीके से ये सारे इंटरवल हमारे पास बन जाएंगे। और जहाँ पर जैसे मैक्सिमम वैल्यू 72 थी, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा एंड वैल्यू जो है वो 72 पे क्लोज हो। हमने देखा 70 से लेकर 74 तक वैल्यू जा रही है। अब इसमें देख लेंगे, इसका टेली मार्क बना लेंगे। टेली मार्क बनाने का आसान सा तरीका होता है कि आपने देखा 26 किस इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में आएगा, यहाँ पर एक लाइन लगा। जैसे ये 5 का बैच बनेगा हम इसको कट कर देंगे, सही लाइन लगा देंगे ताकि पता लग जाए 5 पर। जैसे यहाँ पर 5 और 2 7, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक इंटरवल में कितनी वैल्यूज क्या कर रही है, लाई कर रही है। जैसे 25 से 29 तक एक इंटरवल है, इसमें कितनी वैल्यूज लाई कर रही है 7 वैल्यूज लाई कर रही है। सही। बाकी ये इंटरवल्स दिए हुए और इनकी वैल्यूज लाई करी। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को आता होगा। सही। क्लास का टाइम हमारा खत्म हो रहा है, मीटिंग के हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी है। अगर आप लोगों को कुछ बात पूछनी हो, कोई सवाल आप लोगों के जहन में हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं आज की क्लास के हवाले से।
जी भाई, कोई बात है अगर वो पूछने आप लोग सवाल, कोई बात नहीं समझ में आई अगर। हेलो यार, यस नो में तो जवाब दे दो भाई। क्लोज करना है बस, एंड टाइम रही है, मीटिंग क्लोज हो जाएगी। हेलो। ओके ओके, ठीक है। एक स्टूडेंट का जवाब आ चुका है, सब क्लियर है। ओके भाई, जज़ाकल्लाह। सही है। कल इंशाल्लाह जो है स्टेट्स में आगे करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है। उसकी मैं बुक से पिक्चर्स लेके आपको समझा दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर से हमारे पास पेपर में शाज़ और नाज़िरी का भी क्वेश्चन आया है। सिर्फ ये है कि बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद हम जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा सेकंड चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें से कम से कम भी 10 मार्क्स जो है वो हमारे आ रहे होते हैं एग्जाम में। ठीक है। ओके। अब मैं इसको इंशाल्लाह अपलोड भी कर दूंगा अभी चैनल पर, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा। सही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।